सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और देखिए, मैंने आप लोगों से कमिटमेंट ये किया था कि हम लोग जो है जो सोशलॉजी का पेपर 1 है बीए पार्ट 3 का, उसके लगभग 8-10 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। और चूंकि इसमें टॉपिक्स बहुत लिमिटेड है, तो मेरा ये मानना है कि 10 टॉपिक के माध्यम से हम लोग पूरे 100 नंबर का पेपर जो है सॉल्व कर सकते हैं। एक मैंने आप लोग के साथ साझा कर दिया है यूनिट 5 से टेबुलेशन के ऊपर। यदि आप उस पूरे वीडियो को देखोगे तो निश्चित तौर पर आपको वहां पर इतना मैटर मिल जाएगा कि आप टेबुलेशन का पूरा क्वेश्चन अच्छे से हल कर पाओगे। 10 नंबर में टेबुलेशन का क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा, निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ 100%। और एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का आएगा एवरेज का, यानी औसत, और जो केंद्रीय प्रवृत्ति मूल्य भी इनको कहा जाता है। तो इस टॉपिक को लेकर के मैं ये वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके के लगभग इस श्रृंखला के ज़्यादा नहीं, मैं आपका लगभग 1 घंटा लूंगा। 4 वीडियो 15-15 मिनट के आसपास के होंगे। पहले 15 मिनट में मैं आप लोगों को एक वीडियो में समझाऊंगा कि थ्योरी वाला पोर्शन, इसके बाद अगले में समांतर माध्य, उसके अगले में मध्यिका और उसके अगले में बहुलक। तो तीनों को ज्ञात करना मैं सिखा दूंगा। और आपको किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप लोग पुराना पेपर सॉल्व करके देख लेना, उसका आंसर्स, उनके आंसर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो मेरा ये मानना है कि यदि आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ इस वाले पोर्शन को करोगे तो निश्चित तौर पर आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। देखिए, ये यूनिट मैं आप लोगों के लिए 30 नंबर की मान के चल रहा हूँ, और 30 में से 30 नंबर भी लाए जा सकते हैं। हो सकता है कि 2 न्यूमेरिकल पूछ ले, तो ऐसा बहुत कम होता है किसी भी सब्जेक्ट में कि इस तरीके से किसी टॉपिक की इफेक्टिवनेस हो। और चूंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में डाटा ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो मैं आपसे कहूँगा कि बेटा एक तो इसकी जो क्वालिटी है उसको 360 पे कर लेना या 480 पे कर लेना। ज़्यादा हाई डेफिनेशन में एचडी में देखने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि आपका डाटा बच पाए। स्पीड इसकी 1.5 कर लेना, जिससे कि स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाए और आप लोग जो है बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर पाए। ये 2-3 सलाह थी मेरी। और निश्चित तौर पर ये जो 4 वीडियो है वो मैं 11 बजे से पहले अपलोड कर दूंगा। तो आपको आज जो है ये मैटर कंप्लीट मिल जाएगा। सवेरे जब जगोगे ना तो आपको 2nd और 3rd यूनिट आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगी, ये आप लोग तय मान के चले। तो सबसे पहले तो जो है केंद्रीय प्रवृत्ति मूल्य या जो माध्य होते हैं वो क्या होते हैं। तो एक तो माध्य यानी एवरेज, औसत भी इनको बोलते हैं, और केंद्रीय प्रवृत्ति मूल्य यानी सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू, केंद्रीय प्रवृत्ति मूल्य। तो ये जो चीजें हैं, ये टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा सीरियसली लेना। मैं डस्टर ले लेता हूं। देखिए, हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी में कुछ 19-20 का रहे, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कंटेंट जो है क्वालिटी का आप लोगों को अवेलेबल हो पाए। देखिए, सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग लिखना है, यानी अर्थ। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो माध्य होता क्या है। देखिए, मैं सिर्फ माध्य की बात कर रहा हूं, समांतर माध्य की नहीं कर रहा हूं, ना मैं मध्यिका की कर रहा हूं, ना मैं बहुलक की कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं माध्य की, यानी एवरेज की, यानी औसत की, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति मूल्य की। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ केंद्रीय प्रवृत्ति मूल्य को समझाना चाह रहा हूं। उसके बाद के वीडियो में जो है हम लोग समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक की अलग अलग से बात करेंगे, अलग अलग वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ केंद्रीय प्रवृत्ति मूल्य की बात करेंगे। और मेरे हिसाब में जब आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो आपका ये सवाल निश्चित तौर पर 10 नंबर का सॉल्व हो चुका होगा। तो और एग्जाम में भी इसका आना लगभग तय है। तो देखिए, एक तो इसकी परिभाषा, सबसे पहले तो परिभाषा में आप लोग क्या लिखोगे। देखो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, तो उसके लिए तो मैं पहले से ही सॉरी बोलना चाहूंगा बच्चों को, क्योंकि ये थोड़ा सा दिस इज टफ वन फॉर मी इन द बायोलैंग्वेज। बट मैं आपको पॉइंट्स दोनों मीडियम में बता दूंगा। डेफिनेशन आप अपनी बुक्स में, जो आप इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश से पढ़ रहे हैं, हिंदी वाले बच्चे हिंदी से पढ़ रहे हैं, मैं एक आध डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। देखो, माध्य होता क्या है। ग्रिफिन के अनुसार, मैं डेफिनेशन बोल के बता देता हूं। ग्रिफिन के अनुसार सांख्यिकी अर्थ में कोई माध्य अवलोकन समूह के समस्त मूल्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रयुक्त एक मूल्य होता है। इसलिए एक माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। मतलब माध्य जो होता है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें पूरी श्रृंखला की सारी विशेषताएं विद्यमान होती हैं।
तो ये चीज आप लोग नोट करके चले। एवरेज जो होता है एक ऐसी वैल्यू होती है विच वन रिप्रेजेंट द ऑल फीचर्स ऑफ ए सीरीज, पूरी श्रृंखला की जो समस्त विशेषताएं उनको वो प्रदर्शित करता है। और आप कोई भी दो परिभाषाएं जो आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो वहां से आप लोग याद कर लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन जो इससे पूछा जाएगा वो है एक अच्छे माध्य की विशेषताएं यानी फीचर्स। तो एक जो है वो है विशेषताओं वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फीचर्स ऑफ एवरेज यानी एक अच्छे माध्य की विशेषताएं। और अच्छे माध्य की विशेषताएं क्या होती हैं? तो देखिए, एक तो होता है प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव। पॉइंट वाइज आप लोग लिखते जाओ। प्रतिनिधित्व, और ये प्रतिनिधित्व किसका है? यानी पूरी श्रृंखला के लगभग सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व ये करता है। इसके बाद इसमें एक चीज होती है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी यानी निश्चितता, यानी निश्चितता। निश्चितता मतलब एक निश्चित तौर पर ये जो है जो माध्य होता है वो एक निश्चित संख्या के रूप में ही होता है, इसलिए इसमें सर्टेनिटी होती है। अच्छा, एक चीज होती है सिंप्लिसिटी। एवरेज को समझना बहुत मुश्किल नहीं होता, तो इसमें एक चीज होती है सरलता। कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ये इजी होता है। इसके एक्सप्लेनेशन में भी आप यही लिखोगे। एक अच्छे माध्य की विशेषताओं को इस तरीके से आपको लिखना है। अच्छा, इनको फ्लो चार्ट में लिखना है आपको, इसके बाद इनका वर्णन आप कर सकते हो। इनको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है। एक होता है दीज आर एप्लीकेबल यानी व्यवहारिकता होती है इनमें। इनमें क्या होती है? व्यवहारिकता। अच्छा, एक चीज और क्या होती है इनमें व्यवहारिकता के अलावा? एक चीज और होती है, वो है बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज ऑफ द सीरीज, यानी सभी मूल्यों पर आधारित। सभी मूल्यों पर आधारित, मूल्यों पर आधारित। और एक और जो लास्ट है इसका वो है लेस अफेक्टेड बाय द सैंपल। ये निर्दर्शन से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि इसमें सैंपल से प्रभावित नहीं होता, यानी ये निर्दर्शन यानी सैंपल से प्रभावित, निर्दर्शन से प्रभावित नहीं। और वो क्यों नहीं होता है प्रभावित? क्योंकि इसमें सभी मूल्यों को शामिल जो है किया जाता है, तो पूरी श्रृंखला के गुण इसमें मौजूद रहते हैं। तो सभी गुण मौजूद, एक क्लियर है, ऑल फीचर्स आर अवेलेबल ऑफ द सीरीज, तो सभी गुण मौजूद। एक ये भी इसकी जो है एक प्रकार से फीचर्स हो सकती है। अब ये इसके गुण हो गए, एक प्रकार से सॉरी इसकी विशेषताएं हो गई। तो अच्छा, इसके बाद इसके गुण क्या होते हैं? ये तो इसकी फीचर्स हो गई एक प्रकार से, और इसके गुण यानी मेरिट्स ऑफ द एवरेज। तो मेरिट्स में आप लोग क्या लिखोगे? ये भी एक बहुत सिंपल सा है कि मेरिट्स में आप लोग क्या लिखोगे। और नंबर 1 एक तो क्या है, मेरिट्स की बात कर रहा हूं मैं। गुण दो अलग से पढ़ेंगे हम लोग, गुण यानी मेरिट्स। देखिए, मेरिट्स की बात आएगी तो संक्षिप्त और सूक्ष्म रूप प्रदान करना। देखिए, श्रृंखला बहुत बड़ी होती है, उसको शॉर्ट फॉर्म में ये प्रदर्शित करता है। तो एक तो है सूक्ष्म रूप प्रदान करना, पहला जो पॉइंट आएगा, सूक्ष्म रूप प्रदान करना यानी संक्षेप में प्रस्तुतिकरण, पहला पॉइंट आएगा। तो इसमें आप लोग लिख सकते हो, यू कैन समराइज एंड प्रिसीशन। तो बहुत छोटे उसमें होता है। एक इट इज हेल्पफुल इन द मेक ए कंपैरिजन, यानी तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है। तुलनात्मक अध्ययन, ये इसका एक गुण भी है, तुलनात्मक अध्ययन। और नेक्स्ट यदि आप लोग बात करोगे, एस्टेब्लिशमेंट रिलेशनशिप एंड रेशोज, यानी अनुपात में ये सहायता करता है, आनुपातिक रूप से अध्ययन में सहायता करता है। तो संबंध और अनुपात का निर्धारण, संबंध एवं अनुपातों का निर्धारण, और ये बहुत सिंपल सा है, अनुपातों का निर्धारण। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि किस प्रकार से जो है रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं इसके अंतर्गत। और सिंपल एनालिसिस होता है, बहुत सरल विश्लेषण होता है। ये भी एक इसकी विशेषता होती है कि सरल विश्लेषण, सरल विश्लेषण जिसमें बहुत ज्यादा गणितीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इजी टू अंडरस्टैंड, यानी समझने योग्य, समझने योग्य, इजी टू अंडरस्टैंड। और इसके लिए कोई जटिल सांख्यिकीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। एक इसमें ये भी लिख सकते हो, नो नीड टू हाईली जो है, जो दूसरे जो टेक्निक्स होती हैं एवरेज की, उनमें बहुत ज़्यादा हाईली टेक्निक्स होती है, दूसरी जो विधियाँ होती हैं काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, और उनमें, लेकिन इसमें इतनी जरूरत नहीं होती, ये सिंपल एवरेज होते हैं। तो जटिल या जटिल सांख्यिकी की योग्यता का होना जरूरी नहीं, सांख्यिकी
योग्यता का होना जरूरी नहीं। और एक है इट इज हेल्पफुल इन द फ्यूचर प्रेडिक्शन, यानी पूर्वानुमान में सहायक। एक है प्रिडिक्शन या फोरकास्ट में मतलब सहायक होता है ये, तो भावी पूर्वानुमान में सहायक, पूर्वानुमान में सहायक। ये बहुत सिंपल से तरीके से मैं आप लोगों के साथ पॉइंट साझा कर रहा हूँ बेटा, और इनका एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो। फ्लो चार्ट का प्रयोग आपको करते हुए करना है, और इसीलिए मैं बहुत बड़े उसका प्रयोग नहीं करना चाह रहा हूँ। टाइप्स ऑफ, एक चीज जो है देखो, अब यदि इनके अवगुण पूछ लिया जाए ना, तो अवगुण में कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल इनका दुरुपयोग होता है। और गणितीय जो मैथमेटिकल त्रुटियां हो सकती है, कई बार जो है एवरेज, यदि संख्या बहुत ज्यादा है तो एवरेज निकालना बहुत मुश्किल होता है, यानी छोटे पैमाने पर तो ये सरल है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर एवरेज निकालना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके की कुछ चीजें होती है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है, बहुत ज्यादा धन लगता है। ये चीजें जो है लिखी जा सकती हैं जब किसी चीज की बुराइयां पूछनी हो। देखिए बुराइयां ढूंढना तो बहुत आसान होता है, खास तौर पे स्टैटिक्स में, तो वहाँ कोई मेजर इशू जो है मेरे सामने नहीं है। और देखिए इसके बाद हम लोग ये औसत की बात कर रहे हैं, हम लोग औसत की विशेषताएं जब मैं समांतर माध्य को पढ़ाऊंगा तो अलग से बताऊंगा। अर्थमेटिक मीन उसका मतलब होता है, इसलिए आप लोग जो है फिलहाल सिर्फ इसको ये मान के चले हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति मूल्य पढ़ रहे हैं। अब टाइप्स यानी काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ एवरेज यानी औसत के प्रकार। अब ये जो औसत के प्रकार है ना, ये इसको मैं आप लोगों के साथ बहुत डिटेल से साझा नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों के ये बहुत ज्यादा आता भी नहीं है। मतलब सोशियोलॉजी में ये बहुत सिंपल तरीके से पूछा जाता है। तो इसके जो है ना 3 बेस होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, 3 बेस पर इसका क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। मेरे सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। एक तो होता है स्थानिक माध्य, यानी पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज। और इसके अलावा जो है स्थिति माध्य भी बोलते हैं इसको, स्थानिक या स्थिति माध्य, इसको स्थिति माध्य भी बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज। और इसमें जो आते हैं वो बता दूंगा। इसके अलावा एक जो है मैथमेटिकल एवरेज यानी गणितीय माध्य, तो गणितीय माध्य यानी मैथमेटिकल, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है जो 10 नंबर में आएगा। और एक जो एवरेज हमारे होता है वो होता है बिजनेस एवरेज यानी व्यापारिक माध्य, व्यापारिक माध्य। और देखिए इस वीडियो के बाद मैं समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक को अलग अलग से आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। किसी भी बच्चे को परेशान नहीं होना है, वो सिर्फ न्यूमेरिकल ही करेंगे, क्योंकि उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, तो उसको न्यूमेरिकल के हिसाब से हम लोग करेंगे। देखिए क्योंकि इसमें जो एक क्वेश्चन 10 नंबर का, एक तो टेबल का जो है अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यदि हम लोग बात करें तो पोजीशन में दो जो है चीजें आती है। एक तो आती है मध्यिका यानी मीडियन, और एक आता है बहुलक, बहुलक यानी मोड। और इसका जो सिंबल होता है वो एम होता है, इसका सिंबल जो है जेड होता है। गणितीय जो मार्क होते हैं इसमें बेसिकली वैसे तो ज्यादा होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में और जो स्टैटिक्स है, बेसिकली स्टैटिक्स में वह हम लोग सिर्फ 3 ही माध्यों को पढ़ते हैं, वह समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। और हमारे सिलेबस में चूंकि सिर्फ 3 ही है तो हम 3 की डिटेल पढ़ेंगे, बाकी सिर्फ नाम आपको याद रखने, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और इसको हम लोग एक्स बार बोलते हैं, इसको हम लोग जीएम बोलते हैं और इसको एचएम बोलते हैं। तो इससे ज्यादा इनको याद करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है खास तौर पे। और इसके अलावा जो है मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट यानी चल प्रगामी, चल माध्य, प्रगामी माध्य। हो सकता है कि बच्चों को देखने में थोड़ा सा बेटा आ रहा हो, आपको प्रॉब्लम आ रही हो, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा विजिबिलिटी में और थोड़ा सा इसको सुधारने की। और एक जो होता है वो है कंपोजिट यानी संगठित माध्य या संगामी माध्य, संगठित माध्य। तो ये जो 3 प्रकार के जो माध्य हैं ये हो जाते हैं, और इनका एक्सप्लेनेशन ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ये 10 नंबर में पूछा जाएगा, इसी हिसाब से आपको याद करना है। और मैंने पहले कहा कि 3 वीडियोज और एक एक करके मैं आपको इनकी कैलकुलेशन सिखा दूंगा, गलत नहीं होगा।
ये मेरी तरफ से आपको एक कमिटमेंट है। यदि 1 घंटा आपने मुझे दे दिया, मतलब आपके 20 में से 20 नंबर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।